Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where आज हमारी ड्यूटी है कि एसपी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके जो टीचिंग सीरीज़ है, लेक्चर्स को थोड़ा आगे लेकर जाना है। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या कवर अप कर लिया है, चलिए वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा याद आ जाए कि हम किस लेवल तक पहुंच गए हैं। ओके, तो सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस ये हमारा दूसरा चैप्टर है, और उसके अंदर हमने ओन्ड कैपिटल, मतलब जो हमारे लोगों का कैपिटल है वो शेयर्स के माध्यम से हो सकता है। शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एज वेल एज रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके फीचर्स, उसका डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर के दूसरे पड़ाव की ओर, दूसरा पार्ट जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, बोरोड कैपिटल। वेरी क्विकली बोरोड कैपिटल हम चर्चा करेंगे, और उसमें डिबेंचर्स किस तरीके का बोरोड कैपिटल है, उसके फीचर्स और उसका मतलब हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो बोरोड कैपिटल का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हो, ओके, बड़ी अच्छी बात है, हर एक की तमन्ना होती है, हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक का एक विश होता है। बट अगर आप किसी शहर में रहते हो तो वो सस्ता तो कभी था नहीं, पर जो प्राइजेस है, एक ज़माने में एक ढंग का अच्छा सा घर मुंबई जैसे शहर में भी आपको एक 10, 15, 20 लाख तक भी मिल जाता था। बट आजकल जो न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे जो एडवर्टाइजमेंट आता है बिल्डर्स के नए नए कॉम्प्लेक्सेस का, बड़े आसानी से लिख देते हैं 2.5, 3 करोड़ ओनली, करोड़ के बाद में ओनली आ जाता है। तो मतलब उनको भी पता है कि भाई आजकल तो ये नॉर्मल प्राइस है। अभी अगर आप कोई 2-3 करोड़ का फ्लैट खरीदो, उतना पूरा पैसा नॉर्मली आपकी जेब में नहीं होगा। जो आप अपना पैसा उस फ्लैट में इन्वेस्ट करोगे उसको कहा जा सकता है ओन फंड्स, खुद का पैसा। बट बाकी के लिए आप बैंक के पास ज़रूर जाओगे और आप बोरो करोगे। तो कंपनीज़ का भी कुछ चक्कर ऐसे ही होता है। जब कंपनी की शुरुआत होती है तो जो अपने लोग हैं, मतलब शेयर होल्डर्स, वो पैसा देते हैं, ओके। बट कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कंपनी की ज़िंदगी में, मे बी 4 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, जहाँ पर कंपनी को अपना पूरा एक मेकओवर करना है, एक्सपांशन करना है, नए डिवीज़न स्टार्ट करने हैं, नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, जिसके लिए उनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
ओके, नए कंपनी में, नए स्ट्रैटेजीज में, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, और उसके लिए काफ़ी पैसा लगता है। तो अगर शेयर होल्डर्स से पैसा नहीं लेना है या नहीं ले सकते हैं तो कंपनी बाहर वालों से पैसा लेता है। नॉर्मली ये पैसा किस किस मीडियम से, किस किस जरियों से कलेक्ट किया जा सकता है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, इशू ऑफ डिबेंचर्स करके ये बोरो किया जा सकता है, डिपॉजिट्स करके, बॉन्ड या लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक से। ओके, तो ये सिंपल मतलब है बोरोड फंड का, दूसरों का, बाहर वालों का पैसा। इसके अंदर हम आज खास करके ध्यान देंगे डिबेंचर्स पे। एक ज़माना था जब डिबेंचर जो था वो मेरे जो पीछे है ना वैसे नज़र आता था। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक डिबेंचर है, काफ़ी पुराना है, 1993 का, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। ओके, नाउ वो पेपर फॉर्मेट में होता था, बट क्योंकि आजकल लगभग सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है तो जब डिबेंचर्स भी खरीदा जाता है और बेचा जाता है वो भी डिजिटल माध्यम से बिना कोई पेपर वर्क के हो जाता है। ये जो वर्ड है डिबेंचर, ये लैटिन अमेरिकन जो वर्ड है डिबियर, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब उस भाषा में था ओ का मतलब पराया पैसा, अपना नहीं पराया पैसा। ओके, तो डिबेंचर का मतलब है पराये लोगों से लिया गया पैसा। तो एक लोन होता है, वो एक तरीके का कर्जा होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 जो इंडियन कंपनीज एक्ट है 2013 का जो बड़ा अमेंडमेंट आया था, उसमें इसका कोई स्पेशल डेफिनेशन तो नहीं है, बट ऐसा कहा गया है कि डिबेंचर्स में क्या क्या आते हैं। तो डिबेंचर्स के अंदर डिबेंचर स्टॉक आता है, बॉन्ड आता है और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब इन सारी चीज़ों को डिबेंचर्स आप कह सकते हो, ऑफ अ कंपनी evidencing a debt whether constituting charge on the asset of the company or not। ये जो है constituting charge on the company asset or not, ये अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर आप कोई बैंक में जाके लोन लेते हो तो 99% अगर सब पेपर वर्क सही है आपको लोन मिल जाएगा। बट बैंक जो है अपनी भी सेफ्टी चाहेगा, उसके लिए बैंक करता क्या है, बैंक आपसे कहता है क्या आपके पास में कोई ज़मीन जायदाद है, कोई चीज़ है जो आप गिरवी रख सकते हो, उसका पेपर आप हमें दे दीजिए, ताकि अगर बैंक आपसे कहता है अगर आगे जाके आप कुछ गड़बड़ी करो और हमारा लोन अटक जाए तो हम वो जो चीज़ है ना आपके घर की, आपके गांव की प्रॉपर्टी, आपका घर, ओके, उसे हम बेच देंगे और हमारा पैसा हम ले लेंगे। इसको कहते हैं चार्ज ऑन एसेट। तो नॉर्मली जब एक कंपनी डिबेंचर्स बेचती है तो ऑटोमेटिकली वो डिबेंचर जो खरीदते हैं ना उनका कंपनी के कोई ना कोई एसेट पे एक तरीके से कंट्रोल आ जाता है। ओके, कि अगर मुसीबत का समय आएगा और उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा तो इन एसेट्स जिनके ऊपर उनका हक बनता है वो बेच सकेगी। इसको हम आगे जाके फीचर्स में ज़रूर पढ़ेंगे। दो लोगों ने इनके डेफिनेशंस दिए हैं, पाल्मर करके उनका डेफिनेशन कहता है अ डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, मेरे पीछे जो आप देखते हो वो एक तरीके का रिटन इंस्ट्रूमेंट है, अंडर सील, मतलब ये कंपनी के सील, मतलब ये कंपनी के सिग्नेचर के नीचे बनाया जाता है। एविडेंसिंग डेप्ट, मतलब जो सबूत है कि कंपनी ने कर्जा लिया है। द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टेडनेस, मतलब ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि कंपनी ये सामने वाले को बोलती है जी हाँ हमने आपसे कर्जा लिया है। ओके, टोफिम इनका अलग से डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट सेम मतलब का आता है। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एविडेंस टू द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन, क्योंकि हमने लोन लिया है हम ये आपको सबूत देते हैं कि येस हमने आपसे लोन लिया है। एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज, मतलब नॉर्मली जिससे हम लोन लेते हैं उसको हम हमारा कोई ना कोई मशीन, गाड़ी, फैक्ट्री गिरवी रखते हैं। ओके, कि भाई घबराओ मत, अगर आपका पैसा हम ना लौटा सके, इंटरेस्ट हम समय पर ना दे सके तो आप हमारी इन चीज़ों को बेच के अपना पैसा ले सकते हो। इसको हम आगे जाके फीचर्स में सीखेंगे जो हम अभी शुरू कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 फीचर्स है डिबेंचर्स के। पहला फीचर क्या कहता है, प्रॉमिस, वेरी इंपॉर्टेंटली। एक प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, वायदा, एक वादा, डरना मत मैं ये काम करूँगा। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को एक वादा देती है, डरना मत मैं आपके पैसे आपको ज़रूर लौटाऊंगा। तो एक फीचर है क्या,
प्रॉमिस, ये नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है इक्विटी शेयर्स में? क्योंकि कंपनी जब इक्विटी शेयर होल्डर्स से पैसा लेती है तो उन लोगों को कोई वायदा करने की जरूरत नहीं है कि हम आपको पैसा कंफर्म पक्का देगी, नहीं, पर डिबेंचर होल्डर्स को ये प्रॉमिस देना ही पड़ता है। दूसरा, फेस वैल्यू। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा होता है, या तो 100 या तो मल्टीपल्स ऑफ 100, मतलब 200, 500, 1000, 2000, 100 या ज़्यादा होता है। शेयर्स जो थे इक्विटी प्रेफरेंस वो थोड़े कम थे। तीसरा, ये रीपेमेंट से कनेक्टेड है, टाइम ऑफ रीपेमेंट। अगर मैं कंपनी हूँ और मैंने डिबेंचर होल्डर्स से क्या लिया है, पैसा लिया है, तो मैं उनको एग्जैक्टली बोलता हूँ 5 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद इस दिन पे आपका पूरा पैसा हम लौटा देंगे, या हर साल थोड़ा थोड़ा करके हम आपका पैसा लौटा देंगे। ये एक फीचर है डिबेंचर्स का। इसके बाद प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। जब भी कंपनी पैसा लौटाती है, बराबर, तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेंचर होल्डर्स को इंपॉर्टेंट मिलता है। मतलब पहला डिबेंचर होल्डर है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तीसरा इक्विटी शेयर होल्डर है। सबसे पहले डिबेंचर वाले को अपना पैसा मिल जाता है। इनफैक्ट हर साल जब इंटरेस्ट देने की बारी आती है तो भी डिबेंचर होल्डर को पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके बाद में प्रेफरेंस को, और उसके बाद में बचा कुचा रहा तो इक्विटी शेयर होल्डर को। पांचवा, अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि आप जानते हो ना, पहले कहा है एक चार्ज होता है, तो डिबेंचर होल्डर्स को कभी घबराने की जरूरत नहीं है। पक्का उनको एक अश्योरिटी रहती है, चिंता ना करो, टेंशन मत लो, आपका पैसा कुछ भी करके हम नहीं देंगे, आप हमारे एसेट को बेच लेना और अपना पैसा आप ले लेना, इतनी तो गारंटी हम आपको देते ही देते हैं। इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर्स को कुछ भी करके ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। कंपनी का अच्छा वक्त चल रहा है, कंपनी का बुरा वक्त चल रहा है, प्रॉफिट में है, नुकसान में है, डिबेंचर होल्डर बोलता है मुझको कुछ नहीं करना, मैंने आपको कर्जा दिया था, मुझे हर साल मेरा इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। तो इंटरेस्ट फिक्स्ड बन जाता है, कंपनीज को ये इंटरेस्ट देना ही पड़ता है हर साल। ओके, पार्टीज टू डिबेंचर्स, मतलब एक डिबेंचर के साथ 3 अलग अलग कैटेगरी के लोग जुड़े हुए हैं। एक तो कंपनी जिसने ये कर्जा लिया है, दूसरा होता है ट्रस्टीज। ये ट्रस्टीज, ओके, क्योंकि भरोसा तो होना चाहिए ना यहाँ पे पैसा लौटाया जाएगा। हाँ, तो कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में आप देख सकते हो, बीच में ट्रस्टीज करके किसी को तो अपॉइंट किया जाता है, ताकि डिबेंचर होल्डर अगर कंपनी पे इतना विश्वास नहीं करता है, ट्रस्टीज पे जरूर कर सकता है। ट्रस्टीज ये ख्याल रखते हैं कि जो पैसा डिबेंचर होल्डर्स को मिलना चाहिए, जो इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए, जब उनको मिलना चाहिए, वो जरूर हो। उसके लिए एक ट्रस्ट डीड बनाया जाता है, जो वायदा है पूरी तरह से लिखित में होता है, लिखा हुआ होता है। सो देयर आर 3 पार्टीज टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट, अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर। सीधी सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी का मैनेजमेंट दारोमदार संभालते हैं, उनको ये अधिकार है, ओके, अथॉरिटी है कि वो डिबेंचर्स जब उनको जरूरत पड़े इशू कर सकते हैं, और ये कंपनीज एक्ट 2013 में भी दिया गया है। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, मतलब एक डिबेंचर होल्डर एक कंपनी के साथ में क्या रिश्ता रखता है, एक लेंडर का, एक क्रेडिटर का, बराबर, जिसने पैसे दिए हैं और उसके एवज में वो इंटरेस्ट की अपेक्षा करता है, तो एक लेंडर का वो क्या रखता है, स्टेटस रखता है। 10वां, कोई वोटिंग राइट डिबेंचर होल्डर्स को एजीएम के मीटिंग में, मतलब डिबेंचर होल्डर वहां पे अटेंडेंस दे के वोट करके किसी भी तरह के रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिंपल सी बात है, वो पैसे देता है और अपने इंटरेस्ट से मतलब रखता है। कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, उसके साथ में उसको कोई भी कनेक्शन रखना नहीं है। फिर सिक्योरिटी, कहा तो गया है कि डिबेंचर्स होल्डर्स को हमेशा एक सिक्योरिटी रहती ही है। हाँ, वो या तो फिक्स्ड हो सकती है या तो फ्लोटिंग चार्ज की वजह से हो सकती है। आप अगर मेरे पीछे पढ़ो, if a company is not in a position to make payment of interest of repayment of capital, interest ना दे सके या पूरा पैसा ना लौटा सके, the debenture holder can sell off
द चार्ज्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। मतलब इतना हक, इतना राइट एक डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है कि देखिए भाई, आपका पैसा जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, ओके, और आपका इंटरेस्ट भी सुरक्षित है। अगर आपको नहीं मिलता हो, हमने तो आपके पास वैसे भी हमारे पेपर्स को गिरवी रखा है, आप हमारी इस गाड़ी को, उस फैक्ट्री बिल्डिंग को बेच दीजिए और अपना पैसा आप वसूली कर सकते हो। 12, इशूअर, कौन डिबेंचर्स को मार्केट में बेच सकता है? देखिए, पब्लिक कंपनी भी बेच सकती है और प्राइवेट कंपनी भी बेच सकती है। यहाँ पर दोनों भी, किसी जो दोनों टाइप की कंपनी है, किसी को भी कोई रुकावट नहीं है। लिस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंटली, लिस्टिंग का मतलब क्या है? इसे स्टॉक एक्सचेंज पे क्या कहा गया है? रिकॉर्ड किया गया है, बराबर। काफ़ी ऐसे कंपनीज है जब वो शेयर्स या डिबेंचर्स बेचते हैं, ओके, उनको लिस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। बट जो इंडियन कंपनीज एक्ट है, उसका कानून ये कहता है कि अगर आप डिबेंचर्स बेचते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में, एटलीस्ट एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, ओके, उसका लिस्टिंग होना ज़रूरी है। उसमें, उस स्टॉक एक्सचेंज पे इस डिबेंचर्स का रिकॉर्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ओके। ट्रांसफरेबिलिटी, ये लास्ट का फीचर है कि डिबेंचर्स शेयर्स के जैसे ही एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक बेचा जा सकता है। सिंपल सी फीचर्स है, ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। ये 14 फीचर्स आप कैसे याद रख सकते हो? वेल, उसके लिए हम आपकी थोड़ी सी सहायता कर देते हैं, मदद आपकी हम कर देते हैं, ओके। तो अगर आपको ओलंपिक्स की थोड़ी जानकारी है, हम मेन ओलंपिक्स की नहीं, पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा यहाँ से शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके कि इंडिया का जो प्रदर्शन था, ओके, जो परफॉर्मेंस था पैरा ओलंपिक्स में, वो इतने सालों में इस साल सबसे बेस्ट था। इनफैक्ट जो नॉर्मल ओलंपिक्स हुई थी उसमें जो मेडल की टैली थी, उससे कुछ हद तक तो बेहतर ही ये वाला पैरा ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस था। देयर आर मेनी हियर, अगर आपने इनके बारे में सुना नहीं है, डेफिनेटली थोड़ा स्टोरी इनका आप सुन लेना, ओके। आई एम गेसिंग कभी ना कभी इन फ्यूचर कोई ना कोई बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनके ऊपर मूवीज ज़रूर बनाएगा, तभी इनके बिग स्क्रीन पे ज़रूर इनकी जो कहते हैं इनका रिस्पेक्ट किया जाएगा, इनकी स्टोरी को दर्शाया जाएगा। बट इट इज़ एन अमेजिंग फीट, इट इज़ एन अमेजिंग थिंकिंग कि इनमें से लगभग सभी लोग, ओके, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो हम ऐसे हैं जब हमारी पूरी बॉडी सलामत है, ओके, इसके बावजूद भी हम कंप्लेन करते हैं। बट दीज आर सच पीपल दैट may not have a part of their body, but they have not given up, okay, they have taken up sports and they have reached the pinnacle। सबसे जो ऊंची चोटी होती है ना, गोल्ड जीतकर, ब्रॉन्ज जीतकर या सिल्वर जीतकर, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। सो इफ वी हु आर परफेक्टली फिट, हमको क्यों कंप्लेन करना है? सो माई रिक्वेस्ट, whenever you do get the time, these are the wonderful name and the wonderful people who have done something amazing in their respective performances. थोड़ा research कर लेना, some of them have got amazing background stories, okay, and that will definitely inspire you, आपको प्रोत्साहन ज़रूर देगी कि यदि ये कर सकते हैं तो भैया ऊपर वाले ने तो हमको सलामत रखा है, हमें डेफिनेटली गिव अप नहीं करना है। आपको 14 पॉइंट्स याद रखने थे जो फीचर्स थे डिबेंचर्स के। तो आपको क्या याद रखना है? फेवरेबल स्पिरिट, वेरी इंपॉर्टेंटली। स्पिरिट के अलग अलग मतलब आते हैं। एक होता है कि आप किस तरह का एटीट्यूड रखते हो, पॉजिटिव, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस लिस्ट बिसाइड्स मी हैज दैट फेवरेबल स्पिरिट, that positive, that सकारात्मक सोच, mentality in their mind। क्योंकि not having an hand, not having a leg and thinking कि मैं एक व्हील चेयर से बाउंड नहीं हूँ, मैं एक व्हील चेयर की वजह से मेरी कैपेबिलिटी लिमिटेड नहीं है, is an amazing spirit, is an amazing positive favorable spirit। How will this favorable spirit help you in remembering the features of debentures? Well, फेवरेबल में जो हाईलाइटेड वर्ड है उसमें से आपको फेस वैल्यू, अथॉरिटी, नो वोटिंग राइट, लिस्टिंग आ जाता है।
और मेरे पीछे जो आया है। स्टेटस पी से प्रॉमिस और पार्टीज आ जाते हैं। इंटरेस्ट रीपेमेंट में 3 रीपेमेंट आ जाते हैं, टाइम का, प्रायोरिटी का और एश्योरेंस का, इशुअर्स, ट्रांसफरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इफ यू रिमेंबर फेवरेबल स्पिरिट, what? Favorable spirit, positive thinking. Okay, you will definitely remember the 14 points which are the features of debentures. That is it for today. जल्दी ही हम मिलेंगे। हमारे इस चैनल के बारे में दूसरों तक चर्चा ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों तक जब भी इस चैप्टर का PDF बन जाए ज़रूर शेयर कर लीजिए, ताकि ये जो छोटे छोटे हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, हम फ्रेजेस बनाते हैं, वर्डिंग्स बनाते हैं, ताकि उनकी भी सहायता, उनकी भी मदद इसकी वजह से हो सके। बाकी ये चैनल पर हम अकाउंट्स, OC, इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर्स भी सिखाते हैं, तो कृपया करके इसका इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। जब तक दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। टिल द टाइम वी मीट अगेन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।